So myself Apurupa Guho, today I have to discuss on next polycyclic hydrocarbon, that is एंथासिन. ओके, सो मैं अपूर्वा गुहू, आज हम क्या शुरू करेंगे, एंथासिन एज ए पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. ओके, so there must be tricyclic aromatic hydrocarbon, already that is given. Okay, why tricyclic? Because benzene rings are fused together, 3 benzene rings, and you know benzene is also a tricyclic. Benzene ring is also a ring compound. Okay, that's why there must be tricyclic compound is said. And aromatic, because aromaticity is still there here. Okay, it must be follow Hooke's rule. It is a planar, it is a cyclic, and also there must be the aromatic ring current is there. Okay, next one, 3 benzene rings are fused together in a linear fashion in the straight line wise. Straight line wise 3 benzene rings are fused together, right? That's why this is called as linear. Okay, आपका यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राईसाइक्लिक, क्योंकि बेंजीन रिंग भी तो साइक्लिक ही रिंग है ना, तो दैट्स वाई ट्राईसाइक्लिक. एंड एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिसिटी है, और यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग क्या है, फ्यूज टुगेदर इन ए लीनियर फैशन. ओके, सो first one we have to go, that is extraction. Before going in extraction, see, there must be simplified formula is C14H10. Why? Because number of carbon atoms, that should be 14, number of hydrogen atom, that should be 10. Okay, so if you count here, 1 carbon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. 14 carbons are there. Okay, 14 carbons are there. Okay, hydrogen, there must be 1 hydrogen, 2 hydrogen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 hydrogens are there. Okay, so that's why there must be number of carbon atoms 14, number of hydrogen atom 10. So that's why this is called as C14H10. Okay, but at the junction point there must be no hydrogen will be there at the junction point. Why? Because at the junction point the carbon already fulfill its tetravalency and octet. Okay, जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पर कार्बन का ऑलरेडी टेट्रावैलेंसी और उसका ऑक्टेट फुलफिल हो चुका है. सो दैट्स व्हाई एडिशनल नो हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड. ओके, ओके, सो फर्स्ट वन, एक्सट्रैक्शन आर इम्पॉर्टेंट. Before going in extraction, I tell about this, that extraction is not so important for the point of view BSc, MSc, CSINET, GATE, WBSET and all type of state eligibility test, BGT chemistry and also BARC exam. But that is important, maybe important for the case of research work, maybe that is important for interview portion. Okay, इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है आपका, बहुत सारे रिसर्च में आपका एक्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे लेबोरेटरी में बहुत सारे का तरह तरह का काम होता है. मैं जितना जानती हूँ, मैंने तो जो डिसर्टेशन किया वो ऑर्गेनोमेटालिक टाइप था, वहाँ पर ऑर्गेनिक मेटल कैटालिस्ट प्रोड्यूस करा जाता था. ऐसा बहुत सारा लैब होता है जहाँ पर आपका ग्रीन केमिस्ट्री में काम होता है, बहुत सारा लैबोरेटरी होता है जहाँ पर आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स में काम होता है, बहुत सारा लैबोरेटरी होता है जहाँ पर आपका अमीनो एसिड पेप्टाइड में काम होता है, बहुत सारा लैबोरेटरी ऐसा होता है जहाँ पर आपका सिंथेसिस होता है. ठीक है, ऐसा बहुत सारा लैबोरेटरी होता है जहाँ पर आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री में काम होता है, ऐसा भी बहुत सारा लेबोरेटरी होता है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स में काम हो सकता है. तो दैट इज तरह तरह का हो सकता है. ठीक है, इनऑर्गेनिक में भी वैसा होता है, आपका फिजिकल में भी वैसा होता है. तो बहुत सारा लैब, एक एक लैब में एक एक स्पेशलिटी हो सकता है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है वेरियस टाइप का वर्क हो रहा है एक ही लैब में, वो भी हो सकता है. दैट इज़ नॉट, आई थिंक इतना सारा लेबोरेटरी है इस दुनिया में, इतना सारा रिसर्च हो रहा है कि हम लोग का जो जानने का स्कोप है वो बहुत ही कम है. मेरा स्पेशली, ठीक है, मैं जितना जानती हूँ उतना ही बोल रही हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है रिसर्च के बारे में, क्योंकि रिसर्च का जो स्कोप है वो बहुत ही ब्रॉड है. ठीक है, एक ही टाइम में बहुत जगह में बहुत तरह का रिसर्च हो रहा है. तो मैं जितना मेरा नॉलेज है उतना मैं दे रही हूँ. ठीक है, अगर आप ज़्यादा जानते हो तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल टू यू ऑल्सो. ओके, सो दैट इज़ एक्सट्रैक्शन आर इम्पॉर्टेंट. ओके, बिकॉज सम लेबोरेटरी में आपका जो आपका लेबोरेटरी में जो रिएजेंट होता है वो रिएजेंट से
आपका डिज़ायर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा जाता है। कहीं कहीं में आपका जो रिएजेंट है बाहर से नहीं होकर आपका डायरेक्ट नेचुरल जो सोर्सेस होता है, पौधे होता है, रूट्स होता है, बाहर से आपका प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करा जाता है। उसके बाद उसको प्यूरिफाई आइसोलेट करा जाता है, उससे आपका जो फ्यूचर काम वो करा जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ ना, रिसर्च का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड स्कोप है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते दुनिया में क्या कहाँ पर क्या क्या चल रहा है, ठीक है। इतना रिसर्च डेवलप्ड एक चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए मैं जितना जानती तो मेरा स्कोप बहुत ही कम है, मैं बहुत ही कम जानती हूँ, तो उतना ही मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो एक्सट्रैक्शन क्या हो सकता है एंथासिन का। एंथासिन का पहले आप कोल्टा ले चुके हो, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर एंथासिन ऑयल फ्रैक्शन होगा थोड़ा बहुत, वहाँ पर एंथासिन का सोर्स होगा, इसलिए तो मैंने ले आया है ना। अगर एंथासिन वहाँ पर ना हो तो मैं क्यों वहाँ पर आपका एंथासिन एक्सट्रैक्ट करूँगा, राइट। So then you have to cool down and paste it. So ultimately you get the solid anthracene. Okay. सॉलिड एंथासिन वहाँ पर क्या होगा, एडिशनली कुछ फिनांथिन होगा, कुछ कार्बाजोल होगा, ठीक है। देन यू हैव टू पाउडर दिस सॉलिड। रिमेंबर दैट जब सॉलिड में बहुत सारा इम्प्यूरिटी होगा तब आपको उसको पाउडर करना पड़ेगा। आप जब पाउडर करोगे तो तभी आपका जो प्यूरिफिकेशन वो अच्छा हो सकता है, ठीक है। Then powdered, then treated with naphtha. So ultimately you get the solid with anthracene and carbazole. That means phenanthrene that should be eliminated. Okay. उसके बाद washed with pyridine, so you get anthracene, and then sublime it for purify, so you get the pure anthracene unit. Okay, anthracene you get. So there must be what you have to done. You have to correct coal tar. Why? Because coal tar is a source of anthracene. Okay, so then you have to cool it, so you get a solid, and this solid that should be contain anthracene along with phenanthrene along with carbazole. So that's why phenanthrene and carbazole, that is an undesired product, right. You have to eliminate this undesired product to get the desired product. So that's why you have to powder it first, and then you have to treat it with solvent naphtha, and then you get the solid anthracene and carbazole, and then washed with pyridine. So once you washed with pyridine and washed again until you can eliminate this carbazole. Okay, after the eliminating carbazole and phenanthrene, you get only anthracene, and then you have to purify this by sublimation. Okay, and so then you will get the pure anthracene. Okay, clear. Okay, next. Then synthesis. Why synthesis important? Synthesis not that is always related to natural resources. That maybe that should be there are chemicals, some reagents are there. You have to react this to reagent in some specific condition, and they react to produce desired product. That is can be happening. Okay. So there must be, you have to first take this benzene and phthalic anhydride. Phthalic anhydride is nothing but that is benzene that should be fused with another anhydride unit. Okay. So there must be, this is called phthalic anhydride. Phthalic acid, you know. So phthalic acid, if there is phthalic acid, say आपका phthalic anhydride, that should be much more related. Okay. COOH से अगर आपका एक OH, यहाँ से OH अब वहाँ से H, मतलब H2 अगर निकल जाए तो आपका थैलिक एनहाइड्राइड होगा. ओके, सो देयर मस्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस AlCl3 एज ए Lewis acid. ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा, दिस लोन पेयर दैट शुड बी कोडेड विथ AlCl3, एंड देन बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो कार्बोनिल में अटैक करेगा, उसके बाद ए कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, राइट. Then concentrate H2SO4 that should be used, so there must be this ring cyclation can be there. NH2 that should be introduced. Why? Because this CO convert into in both sides CH2. यहाँ पर भी CH2 में convert हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2 convert हो जाएगा, मतलब दो कार्बन एलिमिनेट हो जाएगा, उसके जगह में CH2 आ जाएगा. इसके बाद प्लैटिनम और सेलेनियम यूज करोगे विथ अलोंग विथ हीट, सो अल्टीमेटली फाइनल एरोमेटाइजेशन कैन बी टेक प्लेस, सो अल्टीमेटली एंथ्रासिन कैन बी प्रोड्यूस्ड. Okay, so benzene that should be used, that should be react with phthalic anhydride in the presence of Lewis acid AlCl3, so ultimately produce this first one, and then concentrate H2SO4 can be used, there must be cyclation can be take place, and then NH2 can be there, this carbon convert into CH2, and ultimately you get final aromatization by platinum and selenium with introducing heat, you get anthracene. Okay,
कुछ भी नहीं है। बेंजीन के साथ आप थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्शन कराओगे AlCl3 के उपस्थिति में। उसके बाद आपका फर्स्ट जो प्रोडक्ट होना है वो तो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेट स्ट्रेसफोर यूज़ होगा। उसके बाद आपका रिंग साइक्लेशन होगा, तो कार्बोनिल CH2 में कन्वर्ट होगा बाय इंट्रोड्यूसिंग NH2CH2 एंड देन final aromatization can be take place, anthracene can be produced. Okay, next. Okay, next synthesis, that is from benzyl chloride, Fidelcap alkylation. There must be nothing but you have to take 2 benzyl chloride. Okay, here that is this hydrogen and this Cl as a HCl that should be eliminated, and there must be this hydrogen and this Cl that should be eliminated. So ultimately 2, not 4, 2 HCl that should be eliminated. So there must be ring cyclation can be there, and यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐसे ही निकल जाएगा। निकल जाने के बाद आपका क्या होगा, एरोमेटाइजेशन होगा। इसको हम फिडेलकैप अल्काइलेशन भी बोल सकते हैं। ओके, देयर मस्ट बी, यू हैव टू टेक द 2 बेंजाइल क्लोराइड and in the presence of anhydrous AlCl3, 2 HCl that should be eliminated. There first this compound can be produced and there 2 hydrogen eliminated, aromatization can be take place, so this anthracene can be produced. Okay, next. Now naphthaquinone and 1,3-butadiene. Naphthaquinone that should be react to 1,3-butadiene first. This is produced. Then CrO3 that should be used, so aromatization can be take place in this ring. Ultimately there must be zinc dust can be used, distillation, so ultimate aromatization can be take place. Okay, यहाँ पर क्या होगा, naphthaquinone, this is called naphthaquinone, that should be react with 1,3-butadiene. वो रिएक्ट करके ए प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद CrO3 यूज़ करके बेंजीन रिंग, जो पास वाला जो बेंजीन रिंग, वहाँ पर एरोमेटाइजेशन होगा। जिंक डस्ट यूज़ होगा तो होलोवर एरोमेटाइजेशन होगा, एंथ्रासिन होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद डाई अराइल कीटोन। डाई अराइल कीटोन मतलब ए, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोमिथाइल बेंजोफेनॉल। ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल रिंग है। अगर आप इसको बेंजोफेनॉन को अगर एक ग्रुप में सोचो तो बेंजोफेनॉन के रेस्पेक्ट में ये जो मिथाइल है ये ऑर्थो पोजीशन में है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑर्थोमिथाइल बेंजोफेनॉन। एक जगह में बेंजोफेनॉन है मतलब COPH है, और उसके ठीक ऑर्थो पोजीशन में क्या है, मिथाइल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्थोमिथाइल बेंजोफेनॉन। अब आप हीट करोगे 450 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स हाई टेम्परेचर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड होगा मतलब उसको हम हाई टेम्परेचर मानते हैं। ठीक है, 100 बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसको हम लो टेम्परेचर बोलते हैं, या फिर रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं। सॉरी, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बट अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड वी कैन से दिस इज रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट। मतलब रूम टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर का एक रेंज होता है। देखो, एक होता है आपका नेगेटिव से 0 to 5 या फिर 10 या फिर 14 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम बोलते हैं लो टेम्परेचर। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ रूम टेम्परेचर। ओके, आफ्टर दैट 25 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज ऑलमोस्ट यू कैन से दैट इज रूम टेम्परेचर टू ऑलमोस्ट हायर, थोड़ा हायर टेम्परेचर you can say. But when that exceed 100 degree centigrade, that is called higher temperature, that is definitely higher temperature. Okay, 450 degree centigrade, that is obviously that is a very higher temperature. Okay, so ultimately their circulation can be there and this anthracene can be produced in situ. Okay, next one, from benzene and methylene dibromide. बेंजीन और methylene dibromide से कैसे रिएक्शन होता है, बेंजीन में हाइड्रोजन है, यहाँ पर ब्रोमाइड है, क्या बाहर आएगा, HBr आएगा। बेंजीन में हाइड्रोजन है और मिथाइल ब्रोमाइड में क्या है, मिथिलीन ब्रोमाइड में, डाइब्रोमाइड में 2 Br है। तो बेंजीन का यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक Br, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक Br, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एक Br, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एक Br, बाहर आकर 4 HBr बाहर आ जाएगा in the presence of anhydrous AlCl3. So this can be produced. After that 2 hydrogen can be eliminated. So benzene anthracene can be produced. Okay, nothing but there must be dimethylene dibromide, there must be 2 Br and benzene having 1 hydrogen, right? So in that way 4 HBr that should be eliminated and this first product can be produced and then 2 hydrogen can be eliminated, anthracene can be produced. Okay, similarly acetylene tetrabromide. Acetylene, why this is called acetylene? See, कार्बन का क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके बाद काले दिस, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है
ऑलरेडी। ए बॉन्ड सोचो आपका ब्रेक हो चुका है, 2 ऊपर का और नीचे का 2 पाई बॉन्ड ब्रेक, ओके, एंड इन दैट दिस ब्रेकेज ऑफ दिस 2 बॉन्ड देयर आर एडिशनल 2 Br दैट शुड बी अटैच विद इट, ओके। यहाँ पर 2 बॉन्ड, 2 जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक होकर कार्बन में 2 Br करके 4 Br जुड़ गया, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड। ये जो है ये आपका एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड का ही एक सब्स्टिट्यूशन वर्जन है, जहाँ पर आपका 2 पाई बॉन्ड ब्रेक and there must be additional these 2 carbon pairs, 2 to 4 bromine, total of 4 bromine atoms, okay. So here must be 1 Br and 1 hydrogen eliminate, 1 Br 1 hydrogen eliminate, 1 Br 1 hydrogen eliminate, and 1 Br 1 hydrogen eliminate, right? So 4 HBr eliminate, and after that anhydrous AlCl3, and there must be in situ aromatization can be take place, in situ aromatization हो जाता है, उसके बाद आपका एंथ्रासिन प्रोड्यूस होगा, क्लियर। नेक्स्ट, अब आपका एंथ्रासिन का प्रॉपर्टीज देखो, 1 2 3 4 आप ऐसे काउंट करोगे, यहाँ से अगर स्टार्ट हो तो 1 2 3 4, ए दोनों स्किप करके उसके बाद 5 6 7 8, उसके बाद आपका नंबर 9 और 10 होगा, ठीक। तो आपका यहाँ से आपका नंबरिंग होकर डायरेक्ट यहाँ पर नंबर होकर उसके बाद यहाँ पर आपका नंबरिंग होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। और यहाँ पर आपका पोजीशन याद रखना, एक जैसा पोजीशन है अल्फा, सोचो आपका कैसे बोलूँ, यहाँ पर ये जो आपका 4 साइड है एक ही जैसा है, ठीक। आपका यहाँ पर जो 4 साइड है ये आपका एक ही जैसा है और यहाँ पर एक ही जैसा है, ठीक है। तो 3 जगह में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो आपका 9-10 पोजीशन में ज़्यादा प्रेफर करता है, क्यों, क्योंकि दिस बिकॉज सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर दिस अटैक देयर मस्ट बी 2 बेंजीन दैट शुड बी इंटैक्ट इन नेचर। अगर आप 2 3 1 4 8 5 6 7 में सब्स्टिट्यूशन घटा लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर करवा लो, तो वहाँ पर आप देखोगे कि 2 बेंजीन ऑलरेडी लॉस्ट देयर aromaticity, okay. But if you get their electrophilic substitution at 9-10 position, there must be 2 benzene are intact in nature, 2 benzene never lost their aromaticity, okay. So that means आपका जो बाकी सब में जो होगा 9-10 को छोड़कर अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई दूसरा जगह में करो, तो तीसरा जगह में करो, तब क्या होगा, 9-10 को छोड़कर अगर तीसरा जगह में करो तब क्या होगा, आपका एक बेंजीन इंटैक्ट रहेगा। और अगर आप 9-10 पोजीशन में आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो तो आपका 2 बेंजीन इंटैक्ट रहेगा। तो कौन सा बेटर है, जहाँ पर आपका 2 बेंजीन इंटैक्ट है, राइट। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन preferably used for 9-10 position, okay, because in 9-10 position there are more resonance because 2 benzene intact in nature, but other position there must be 1 benzene can only intact in nature. So obviously that is 2 benzene intact in nature in this resonance, that is more preferable than in those resonance where 1 benzene that should be intact in nature, right, that is so. Next one, समझ में आया? Are you understand? That is in 9-10 position, if in 9-10 position electrophilic substitution reaction occur, so there must be 2 benzene and must be intact in nature, never lost aromaticity. But if other position electrophilic substitution occur, there must be not 2 but only 1 benzene intact in nature. Only 1 benzene never lost its aromaticity. So obviously if you compare these 2 resonating structure, in those resonating structure where 2 benzene intact in nature, that is must be more favorable, right? So that's why electrophilic substitution can be occur in 9-10 position, okay. Next, नाउ रिएक्शन, फर्स्ट वन रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, पहले निकेल और H2 अगर आप इंट्रोड्यूस करो तो दोनों इस बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग में होलोबर जो अनसैचुरेशन वो सैचुरेटेड हो जाएगा। रिडक्शन मतलब क्या, हाइड्रोजन ऐड होना। तो डबल वन में क्या होता है, हाइड्रोजन एडिशन होता है। तो आपका दोनों साइड में बेंजीनिंग रिडक्शन रिड्यूस हो गया, क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8
ऑक्टा हाइड्रो एंथासिन हो गया, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर 1 2 3 4 था, यहाँ पर था 5 6 7 8 था, तो आपका 1 2 3 4 और 5 6 7 8 में ही आपका हाइड्रोजन एडिशन हुआ है, तो इसलिए अब इसको बोला गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 octahydro. Octahydro, why? Because 8 hydrogen atom are attached. 8 hydrogen atom that should be added here. So that's why octahydro anthracene. Okay. After, if you further reduction, you get the fully saturated skeleton. Okay. Okay. Next one, sodium Hg alcohol. There also reduction. यहाँ पर क्या होगा, बीच का बेंजीन रिड्यूस हो जाएगा, और बीच का जो बेंजीन था क्या था, 9 और 10 पोजीशन. सो दैट्स वाई 9 और 10 पोजीशन में दो हाइड्रोजन एडिट हुआ है, डाईहाइड्रो एंथासिन. ओके, आई थिंक 2 हाइड्रोजन एडिट हुआ है, दैट इज डाईहाइड्रो. नो, ऐसा नहीं है. आपका ऑक्टा मतलब आई थिंक 8 जगह में हाइड्रोजन एडिशन हुआ है, यहाँ पर 2 जगह में हाइड्रोजन एडिशन हुआ है, इसलिए आई थिंक बोला गया है. ठीक है, मैं चेक कर लूँगा. तो 19 डाईहाइड्रो एंथासिन. ओके. नेक्स्ट वन, ऑक्सीडेशन. आपका जब भी आपका डाइल्यूट HNO3 होगा, या फिर सोडियम डाइक्रोमेट होगा, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, या फिर CrO3 होगा, याद रखना वो सब चीज़ KMNO4 होगा, तब ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है. और जब भी आप रिड्यूसिंग एजेंट निकेल H2, प्लैटिनम H2, सोडियम अल्कोहल, या फिर सोडियम एमोनिया, या फिर आप देखोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वहाँ पर रिडक्शन होगा. ठीक है. ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर HNO3, H2SO4, K2Cr2O7, Na2Cr2O7, CrO3, KMNO4, ये सब रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीच का जो आपका बेंजीन है, वहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन होकर 2 कार्बोनिल हो जाएगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंथाक्विनोन. सोडियम लिक्विड अमोनिया, यहाँ पर क्या होता है, ए 1 टाइप ऑफ रिडक्शन. सोडियम अमोनिया जहाँ पर होता है वहाँ पर 1 टाइप ऑफ रिडक्शन बोलता है, और वो रिडक्शन बहुत पॉपुलर रिडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं बाच रिडक्शन. ओके, सोडियम अमोनिया लिक्विड दैट शुड बी इंट्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड बाच रिडक्शन. हियर this type of reaction can be there, and RCl if incorporate, so there must be negative charge attack on R, and Cl that should be eliminated. So by this way this alkylation can be take place. Okay. Next, Friedel Crab alkylation, RCOCl, that is acylation. Sorry, the acylation, there nothing but at 9 position the COR can be incorporated. Okay. Next one, फॉर्मालेशन. दिस इज कॉल्ड विल्समेयर-हैक रिएक्शन. क्या होगा, यहाँ पर आपका PHNMeCHO यूज़ होगा अलॉन्ग विथ POCl3. यहाँ पर फॉर्मालेशन मतलब क्या होता है, CHO ऐड हो जाना. कहाँ पर होगा, मैंने बोला है 9-10 पोजीशन में होगा. तो यहाँ पर पहले मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन में मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है. बहुत थोड़ा कुछ केस में डाई सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ज़्यादातर केस में आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है. तो जो जहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पर अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट ना हो, तो ऑब्वियसली 9 पोजीशन और 10 पोजीशन आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस CHO कैन बी देयर. ओके. नेक्स्ट वन, नाइट्रेशन. HNO3 एंड Ac2O कैन बी यूज. यहाँ पर आपका मोनो नाइट्रेशन भी हो सकता है, डाई नाइट्रेशन भी हो सकता है. मोनो नाइट्रेशन को हम बोलते हैं 9 नाइट्रो एंथासिन, और डाई नाइट्रेशन जब होगा उसको हम बोलते हैं 9-10 डाइनाइट्रो एंथासिन. ओके. नेक्स्ट, अब देखो सल्फोनेशन में दो केस होता है. एक होता है आपका एसिटिक एसिड, ग्लासियल यूज़ करो, H2SO4 इन ग्लासियल एसिटिक एसिड. और दूसरा होता है एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड अगर H2SO4 यूज़ करो तब एक होता है. एक नॉर्मल H2SO4 यूज़ करने में एक होता है, और एक एक्सेस H2SO4 यूज़ करने में दूसरा होता है. ठीक है. तो फर्स्ट यू हैव टू यूज़ द नॉर्मल H2SO4, एंड देन अगेन if you use excess H2SO4, their products that should be get डिफरेंट. ओके. तो अगर नॉर्मल H2SO4, तो नॉर्मल मतलब एक लिमिट तक H2SO4 अगर आप यूज़ करो तो वहाँ पर आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, जहाँ पर 1 पोजीशन और 2 पोजीशन में SO3H जुड़ जाएगा, 2 प्रोडक्ट होगा. और अगर एक्सेस H2SO4 यूज़ करो तो तब का आपका दोनों में डाई सब्स्टिट्यूशन होगा. एक में होगा 1 and 8 पोजीशन में एट लो टेम्परेचर, दूसरा होगा 2 and 7 पोजीशन में जो आपका हाई टेम्परेचर में होगा. तो एक होगा 1,8 डाईसल्फ्यूरिक एसिड,
दूसरा होगा 2,7 डाइसल्फ्यूरिक एसिड. At low temperature 1,8 sulfonic acid can be produced, and 2,7 disulfonic acid that should be produced at high temperature. Sorry. Next one, halogenation. If you use Cl2 and CS2 और SO2Cl2, क्या होगा? पहले आपका डाई सब्स्टिट्यूशन होगा जहाँ पर बेंजीन लॉस्ट इट्स एरोमेटिसिटी, बेंजीन का एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा. उसके बाद OH जब यूज़ करोगे तब यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर आएगा और यहाँ पर Cl बाहर आएगा. बाहर आने के बाद एरोमेटाइजेशन भी हो जाएगा. आप देखोगे प्रोसेस ऐसा होता है. सॉरी, आपका सोचो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका ऐसे बाहर हो चुका है, ए बॉन्ड ऐसे आया है और Cl ऐसे बाहर आ गया है, तो ऐसा प्रोडक्ट होगा. ठीक, क्लियर. नेक्स्ट, X2ClCl4. यहाँ पर आपका क्या होगा? बॉइलिंग. X इक्वल टू क्या हो सकता है? यहाँ पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, मतलब Cl2CCl4 बॉइलिंग हो सकता है, Br2CCl4 बॉइलिंग हो सकता है. मतलब यहाँ पर आप कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ किया है, यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड, पर यहाँ पर आप यूज़ करोगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. ओके, अलोंग विथ बॉइलिंग. आपको बॉइलिंग करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन में आपको Br2 या फिर Cl2 अलोंग विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बॉइलिंग. सो अल्टीमेटली मोनो halo product and dihalo product can be produced. Okay, so if you use Br2 or Cl2 along with carbon tetrachloride CCl4, and also you have to maintain boiling, so there must be monohalo. Monohalo means 9 position halogen group that should be attached, and dihalo, that means 9, 10 both position occupied by halogen. These two product can be produced. Okay, next one, CuX2. X2, this X may be Cl, may be Br, and you have to introduce carbon tetrachloride CCl4, so there only one explosive product can be produced. This is 9 position halogen can be incorporated. Okay, 9 position में halogen आकर जुड़ जाएगा. नेक्स्ट वन, Diels-Alder रिएक्शन. देखो, एरोमेटिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइन कैरेक्टर. कोई भी रिंग में जितना एरोमेटिक सिटी रहेगा उतना उसका डाइन कैरेक्टर कम रहेगा. मतलब एरोमेटिसिटी क्या होता है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, राइट. ऑल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रोटेट होता है, डीलोकलाइजेशन होता है. तो डाइन मतलब क्या होता है? डाइन में लोकलाइज्ड दो डबल बॉन्ड. डाइन मतलब क्या है? डाइन मीन्स टू लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड. ओके, डाइन मीन्स टू लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड. एरोमेटिक रिंग में डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड. सो जितना एरोमेटिसिटी कम होगा उतना लोकलाइजेशन होगा, उतना ही आपका डाइन कैरेक्टर बढ़ेगा. ओके, और जितना आपका एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगा उतना डीलोकलाइजेशन होगा. तो आपका कोई भी डबल बॉन्ड किसी भी जगह में किसी भी एट ए टाइम रहेगा, वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, तो डाइन कैरेक्टर रिड्यूस हो जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई एरोमेटिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइन कैरेक्टर. ओके, और एरोमेटिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Diels-Alder रिएक्शन. दैट्स व्हाई आपका एरोमेटिसिटी जितना होगा डाइन कैरेक्टर उतना कम होगा, और वो Diels-Alder रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कम करेगा. ठीक है, पर याद रखना आपका बेंजीन से आपका एंथासिन का एरोमेटिसिटी बहुत कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि जितना आपका रिंग बढ़ेगा उतना आपका डीलोकलाइजेशन कम होगा. क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है आपका, यहाँ पर ही देखो ना, एक ही बेंजीन में फुल्ली आपका 3 डबल बॉन्ड है. ठीक है, अब बाकी जो 2 रिंग है वो इसका ही तीनों डबल बॉन्ड को शेयर कर रहा है. ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड 2 रिंग में शेयर हो रहा है, ऐसा हो रहा है यहाँ पर ना. तो एक डबल बॉन्ड 2 रिंग में शेयर हो रहा है, या फिर आपका 2 रिंग में आपका 3 डबल बॉन्ड नहीं है, 2 रिंग में 2 करके डबल बॉन्ड है. एक ही बेंजीन रिंग के साथ 2 रिंग जुड़ा है, वहाँ पर 2 करके डबल बॉन्ड है, मतलब एक डबल बॉन्ड ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, तो मतलब कहीं पर भी तो क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रहा है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिहिलेशन इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पर डाइन कैरेक्टर बेंजीन से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी बहुत कम होता है बेंजीन से, तो ऑब्वियसली डाइन कैरेक्टर बेंजीन से ज़्यादा होगा. ठीक है, बेंजीन का एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, उसके बाद नैप्थेलिन, उसके बाद एंथासिन. तो डाइन कैरेक्टर भी बेंजीन का सबसे कम होगा,
उससे ज़्यादा होगा नैप्थेन का, और नैप्थेन से भी ज़्यादा होगा एंथोसिन का। ठीक, तो एंथोसिन पार्टिसिपेट करेगा किसके साथ, मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड में और कोई डबल बॉन्ड है नहीं है। जो कार्बोनिल है वो डाइन की तरह बिहेव नहीं करता है, तो यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है जो डाइनोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ऑब्वियसली जाहिर सा बात कि ये जो एंथोसिन वो डाइन की तरह बिहेव करेगा, और ये जो मैलिक एनहाइड्राइड ये आपका डाइनोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो डाइन और डाइनोफाइल क्या क्या रिएक्शन करता है, डीएचएल रिएक्शन करता है, 4+2 साइक्लोएडिशन। सो दिस इज कैन बी प्रोड्यूस। सिमिलरली बेंजाइन, देयर मस्ट बी दिस ट्रिपल बॉन्ड ओनली रिएक्ट। बेंजाइन में याद रखना, बेंजाइन में आपका बेंजीन कभी भी अटैक नहीं करता है। जो एडिशनल ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा होता है, sp हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो एक होल सिस्टम sp2 है, वहाँ पर एक जगह में एक डबल बॉन्ड के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो ऑब्वियसली जो किसी के साथ मैच नहीं करता है वो ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक, तो वहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड, एक्स्ट्रा जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक्स्ट्रा जो डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है, एक्स्ट्रा जो ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है, वहाँ पर जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है बेंजीन से ज़्यादा, एक बॉन्ड ज़्यादा है, वही बॉन्ड रिएक्ट करेगा एज अ डाइनोफाइल। ओके, सो अल्टीमेटली दिस DL-Salar रिएक्शन कैन बी हैपन। ओके, नेक्स्ट नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है आप देखो। अगर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट 9 पोजीशन में हो तो आपका स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन होता है। ठीक है, अगर आपका 1 पोजीशन में अटैक हो, क्या बोला गया है, तो 1 पोजीशन में देखो, 1 पोजीशन में ज़्यादा स्टेबिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, थोड़ा मैंने देखूंगा। 9 और 10 पोजीशन में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका हाँ एक बात है, देखो क्यों बोला गया यहाँ पर, ये 2 बेंजीन और इंटैक्ट इन नेचर, इसलिए ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। यहाँ पर एक बेंजीन स्टेबिलाइज है, यहाँ पर भी एक बेंजीन इंटैक्ट है। मतलब दूसरा जो बेंजीन है वहाँ पर क्या हो रहा है, देखो देखो अच्छे से देखो, ये जो बॉन्ड है ये दोनों में शेयर हो रहा है, ये जो बॉन्ड है ये दोनों में शेयर हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें एरोमेटिसिटी कम होगा। पर यहाँ पर फर्स्ट केस में देखो, पहले केस में देखो, फर्स्ट केस में देखो, यहाँ पर बेंजीन में कोई डबल बॉन्ड शेयरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी शेयरिंग नहीं होता है। मतलब टोटल जो 2 बेंजीन है एज इट इज इंटैक्ट रहता है। ठीक है, और जो बाकी 2 केस है वहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बेंजीन अटैच्ड है, वहाँ पर एक बेंजीन का एक बॉन्ड दूसरा बेंजीन भी शेयर कर रहा है। ठीक है, मतलब 2 बेंजीन इंटैक्ट नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बॉन्ड 2 बेंजीन को स्टेबिलाइज कर रहा है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड 2 बेंजीन को स्टेबिलाइज कर रहा है, तो ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज उतना नहीं होता है, पर यहाँ पर ये जो बेंजीन है वो इंटैक्ट है, ये जो बेंजीन है ये भी इंटैक्ट है। बीच में आपका अनसैचुरेटेड एक रिंग है, पर स्टिल 2 बेंजीन में आपका कोई भी बॉन्ड शेयरिंग नहीं हो रहा है। जैसा इंटैक्ट होना चाहिए बेंजीन, वैसा ही बेंजीन इंटैक्ट है, इसलिए आपका ये जो फर्स्ट केस है वो ज़्यादा सूटेबल है। सो 9-10 पोजीशन में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि 2 बेंजीन का एरोमेटिसिटी एज इट इज रहता है। ठीक है, अब बाकी जो जहाँ पर 9-10 को छोड़कर जहाँ अटैक करो, अब देखोगे कि एक बेंजीन इंटैक्ट है, पर उस बेंजीन के पास में जो रिंग है वो एक बॉन्ड को शेयर कर रहा है। ठीक है, एक ही डबल बॉन्ड 2 बेंजीन में शेयर हो रहा है, तो वो उसमें क्या होता है, एनिमोसिटी कम होता है, क्योंकि एनिलेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है तो एनिमोसिटी कम होता है। एनिलेशन इफेक्ट क्या है, कोई भी बॉल आप अगर देखो, बहुत सारा पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, वहाँ पर अगर आप देखो कि कोई एक बॉन्ड 2 बेंजीन में शेयर हो रहा है, तो वहाँ पर एरोमेटिसिटी कम हो जाता है बेंजीन से, क्योंकि बेंजीन में तो ऐसा शेयर नहीं होता है, सब 3 डबल बॉन्ड एक ही रिंग में शेयर हो रहा है। देखो एक बात देखो, आपका 3 बॉन्ड एक ही रिंग में शेयर हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर आपका 2 बेंजीन जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड 2 रिंग में शेयर हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा।
ऑब्वियसली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो को तो वो स्टेबल ज़्यादा होता है, राइट? क्लियर? नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू गो एंथासिन डेरिवेटिव. फर्स्ट वन एंथोइक एसिड. ओके, एंथोइक एसिड मीन्स जहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा. कहाँ पर जुड़ेगा? एक होता है 1 एंथोइक, तीसरा होता है 2 एंथोइक, और एक होता है 9 एंथोइक. 3 टाइप्स का एंथोइक एसिड होता है. 1 एंथोइक एसिड, 2 एंथोइक एसिड, 9 एंथोइक एसिड. ओके, पहले 1-2 एंथोइक एसिड प्रिपेयर करते हैं. कैसे? फर्स्ट वन एंथासिन यू हैव टू टेक, then H2SO4 and acetic acid as a glacial acetic acid you have to use. Okay, so there must be 1 sulfonic acid and 2 sulfonic, one anthracene sulfonic acid and 2 anthracene sulfonic acid that should be produced. Then you have to use NaOH as a base. So there hydrogen that should be abstracted and there must be sodium salt can be produced. Okay, नेक्स्ट सोडियम साइनाइड फ्यूशन करोगे, उसके बाद आपका नाइट्राइल होगा. 1 एंथासिन नाइट्राइल एंड 2 एंथासिन नाइट्राइल. ओके, देन हाइड्रोलाइसिस, दिस साइनाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस करने में क्या होता है? साइनाइड कन्वर्ट इनटू COOH, राइट? सो आपका 1 and 2 एंथोइक एसिड दैट शुड बी प्रिपेयर्ड. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू टेक anthracene, then you have to sulfonation by sulfuric acid and along with acetic acid as glacial acetic acid. So there must be 1 anthracene sulfonic acid along with 2 anthracene sulfonic acid that should be produced. Okay, then you have to introduce NaOH, so sodium salt can be produced. Then you have to introduce NaCN as a fusion, so there must be 1 anthracene nitrile and 2 anthracene nitrile can be produced. And then you have to final step, you have to take hydrolysis. So in hydrolysis procedure, CN convert into what? COOH. CN किस में convert होता है? COOH में. So 1 anthroic acid and 2 anthroic acid that should be produced. Then 9 anthroic acid, what should be? You have to take anthracene along with what? You have to take 9 carbonyl. Okay, this is called oxatyl chloride. COOH जब रहेगा इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सालिक एसिड. और यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्साटाइल क्लोराइड, ऐसा कोई नाम होगा. तो 160 की सेंटीग्रेड हीट करोगे तो इसको हम बोलते हैं 9 कार्बोनिल क्लोराइड. दिस इज कॉल्ड 9 कार्बोनिल क्लोराइड. इसको हम बोलते हैं 9 कार्बोनिल क्लोराइड. उसके बाद हाइड्रेशन करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? 9 एंथ्रोइक एसिड. तो इसलिए बोला गया है 9 एंथ्रोइक एसिड दैट शुड बी प्रिपेयर्ड भाया 9 कार्बोनिल क्लोराइड. मतलब 9 कार्बोनिल क्लोराइड प्रोड्यूस करने के बाद आपका 9 एंथ्रोइक एसिड प्रोड्यूस होगा. भाया बोला है. भाया मतलब क्या होता है? आपको जाना है शिलीगुड़ी टू कोलकाता भाया मालदा, मतलब मालदा होकर आपको कोलकाता पहुंचाना है, राइट? तो मतलब आपका पहले आपका 9 कार्बोनिल क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस या फिर कोई और स्टेप होने के बाद आपका 9 एंथ्रोइक एसिड प्रोड्यूस होगा. यही बोला गया है, ठीक है? तो पहले आपका 9 कार्बोनिल क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करोगे तो 9 एंथ्रोइक एसिड प्रोड्यूस होगा. ओके, नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ 9 हाइड्रोक्सी एंथ्रासिन. ओके, 9 पोजीशन में OH हो जाएगा. इसको हम एंथोल भी बोलते हैं. इसको हम एंथोल भी बोलते हैं. इसको हम 9 हाइड्रोक्सी एंथ्रासिन भी बोलते हैं. क्या होगा? पहले SN8 यूज़ करोगे, ठीक है? यहाँ पर कुछ तो होगा, ये हम गलत लिखा है, ठीक है? कुछ गलत लिखा है यहाँ पर, आई थिंक कुछ चेंज होगा, ठीक है? ये हम देखेंगे. उसके बाद आपका A प्रोड्यूस होगा, ठीक है? यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड ऐसा होगा, आई थिंक, ठीक है? नेक्स्ट वन सिंथेसिस ऑफ 1-2 हाइड्रा एंथ्रासिन. अच्छा, 1 पोजीशन में OH और 2 पोजीशन में OH. इसको हम 1 हाइड्रो एंथ्रासिन बोल सकते हैं या फिर एंथोल 1 एंथोल बोल सकते हैं. 2 हाइड्राजोन बोल सकते हैं या फिर 2 एंथोल बोल सकते हैं, ठीक है? तो पहले वाला आपका 1 हाइड्रो एंथ्रासिन या फिर 1 एंथोल. दूसरे वाला जो है, जो दूसरा है वो आपका 2 हाइड्रो एंथ्रासिन या फिर 2 एंथोल. तो पहले कुछ नहीं, आपका सल्फोनेशन करना है, उसके बाद NaOH यूज़ करना है. NaOH यूज़ करने के बाद आपका ऐसा प्रोड्यूस होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड. उसके बाद NaOH फ्यूशन करोगे तो ONA आ जाएगा. ओके, सोडियम सॉल्ट ऑफ
एंथासिनोक्साइड, आई थिंक ऐसा कुछ नेम होगा। उसके बाद आपका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका 1 हाइड्रोएंथासिन AR या आपका 1 एंथोल होगा। उसके बाद अगर आप 2 पोजीशन में करो तो 2 हाइड्रोक्सी एंथासिन या फिर 2 एंथोल पुरुष होगा। ये हाइड्रोक्सी होगा, ठीक है, एक हाइड्रोक्सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट वन एंथाक्विनोल से आप पुरुष करोगे डायरेक्ट जिंक डस्ट और एक्वास एनओएच यूज करोगे तो आपका 9-10 डाईहाइड्रोक्सी एंथासिन पुरुष होगा। 9-10 डाईहाइड्रोक्सी एंथासिन या फिर एंथाक्विनोल जिसको हम बोलते हैं, ये पुरुष होगा, ठीक। नेक्स्ट अब कुछ सिंथेसिस बोला गया है कि ऐसे ऐसे आपका एंथासिन प्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड यूज़ करोगे, एनहाइड्रस AlCl3 तो ये प्रोड्यूस होगा। उसके बाद कॉन्सेंट्रेट एस्ट्रेसोफोर सर्कुलेशन होगा, जिंक डस्ट होगा तो एंथासिन होगा। ये तो मैंने पहले बोल दिया है। नेक्स्ट वन ये आपका बेंजोक्विनोन, इसको मिडिल का जो कंपाउंड इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। उसके साथ आपका 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन यूज़ होगा। उसके बाद क्या होगा, एडिशन ऐसे प्रोडक्ट होगा। उसके बाद जिंक Ag यूज़ होगा, ऐसे प्रोड्यूस होगा, मतलब कार्बोनिल जो होता है वो CH2 हो जाएगा, तो कार्बोनिल CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इस सल्फर से हीट करोगे, एरोमेटाइजेशन होगा, एंथासिन होगा, ठीक। नेक्स्ट इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। पहले वाला जो था वो क्विनोन था, अब जो है वो बेंजोक्विनोन है, ठीक है। बेंजोक्विनोन या फिर नैप्थोक्विनोन, मेरा दिमाग गलत हो जाता है, बेंजोक्विनोन और नैप्थोक्विनोन में, ठीक है, ठीक है, मैं देखूँगा। उसके बाद ऐसे आपका एडिशन कंपाउंड होता है, उसके बाद CrO3 होता है, और उसके बाद आपका जिंक डस्ट होता है तो एरोमेटाइजेशन होता है, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा कि कौन सा बेंजोक्विनोन है, कौन सा नैप्थोक्विनोन है। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, रुको। आपका मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर लगे तो मैं क्या करूँ, कहाँ पर लिखूँ, बेंजोक्विनोन और नैप्थोक्विनोन, मेरा दिमाग में बहुत गड़बड़ हो जाता है, बेंजोक्विनोन नैप्थोक्विनोन इसमें, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, अगर ना हो तो मुझे याद करवा देना, मैं नेक्स्ट क्लास में बोल दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। एंथासिन और एंथासिन का डेरिवेटिव आज के लिए कंप्लीट है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस ऑन फिनांथिन, ओके, एंड फिनांथिन एंड इट्स डेरिवेटिव, ओके। सो थैंक यू सो मच।